अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे नॉन ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन चैप्टर है हमारा, सब्जेक्ट है जनरल पैथोलॉजी और अभी हम पढ़ रहे इन्फ्लेमेशन का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। और इसमें आज हमारा जो टॉपिक है ये है नॉन ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इन्फ्लेमेशन में इन्फ्लेमेशन की टाइप्स हमने शुरू किए थे और इसके दो टाइप्स थे। एक था एक्यूट इन्फ्लेमेशन और दूसरा था क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन मैंने आपको बताया था कि इसके दो टाइप्स है। फिर एक को कहते हैं ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और दूसरे को कहते हैं नॉन ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ग्रेनुलोमेटस जो कि वो कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का दूसरा जो टाइप है वो है नॉन ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। और एक बात और स्टूडेंट कि ये टॉपिक आज हमारा इन्फ्लेमेशन चैप्टर में आज ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद हम फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नॉन ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो इन्फ्लेमेशन का क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का दूसरा टाइप है। इसकी तरफ हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, पहले हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़ेंगे कि इसमें कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, यानी इसमें क्या होता है, नॉन ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में क्या होता है। This type of chronic inflammation is characterized by the accumulation of sensitized lymphocytes, plasma cells, and macrophages in the injured area. इस तरह के क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, यानी नॉन ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में इस तरह के इन्फ्लेमेशन में ये होता है कि जो लिम्फोसाइट सेल्स है, लिम्फोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स के अलावा प्लाज्मा सेल जो के हैं, लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स और इसके अलावा मैक्रोफेजेस जो के हैं, यानी ये तीनों जो WBCs है, वाइल्ड ब्लड सेल्स है या जो इम्यून सेल्स इसको कहते हैं, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स और मैक्रोफेजेस, ये जो तीन किस्म के इम्यून सेल्स हैं इसकी एक्युमुलेशन होती है। दीज आर एक्युमुलेटेड, और कहाँ पर इसकी एक्युमुलेशन होती है, एक्युमुलेशन का मतलब है जमा होना, यानी ये तीनों सेल जो के हैं, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स और मैक्रोफेजेस, ये तीनों जो के हैं जमा हो जाते हैं, एक्युमुलेट हो जाते हैं। कहाँ पर, इंजर्ड एरिया पर, यानी जो जिस एरिया में इंजरी हुआ है, तो एट द साइट ऑफ इंजरी, इंजरी साइट पर ये तीनों किस्म के जो सेल्स है, लिम्फोसाइट्स है, प्लाज्मा सेल्स है और मैक्रोफेजेस है, ये तीनों किस्म के सेल जो के है वहां पर एक्युमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, अगेन आई रिपीट, नॉन ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि जो इंजर्ड एरिया है, जहां पर इंजरी हुआ है, तो उस जगह पर लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स और मैक्रोफेजेस, ये तीनों किस्म की जो इम्यून सेल्स हैं, ये वहां इंजर्ड एरिया पर एक्युमुलेट हो जाएंगे, वहां पर जमा हो जाएंगे। अब ये जो के है, ये तीनों सेल जो के है, ये ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं, वहां पर भी ये एक्युमुलेट हो जाते हैं और नॉन ग्रेनुलोमेटस में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये तीनों किस्म के सेल्स ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में भी ये तीनों सेल्स इन्वॉल्व थे, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स एंड मैक्रोफेजेस, और नॉन ग्रेनुलोमेटस में भी ये तीनों सेल्स इन्वॉल्व है। तो आप लोग सोचेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस इज बहुत इजी डिफरेंस है दोनों में, ठीक है ना। और वो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है ग्रेनुलोमा का। मैंने आपको ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में पढ़ाया था कि ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में ग्रेनुलोमा की फॉर्मेशन होती है। ग्रेनुलोमा क्या है, कौन से सेल्स है या क्या चीज है, ये मैंने आपको ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में पढ़ाया था, वहां पर आप दोबारा देख सकते हो फिर। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में जो पहला टाइप है ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जिसको कहते हैं, इनमें भी उसमें भी ये लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स और मैक्रोफेजेस इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वहां पर ग्रेनुलोमा की फॉर्मेशन होती थी, ये ग्रेनुलोमा सेल्स बनाता था वहां पर। लेकिन नॉन ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में ग्रेनुलोमा की फॉर्मेशन नहीं होती है। देखो,
These cells are scattered throughout the tissue. इन ये तीनों cells, lymphocyte, plasma cells और macrophages, in case of non-granulomatous chronic inflammation, ये टिश्यू के अंदर या ये टिश्यू में scattered होते हैं. ये टिश्यू में क्या होते हैं? scattered होते हैं. And do not form granuloma. और यहाँ पर ये ग्रेनुलोमा नहीं बनाता है. ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन नहीं होता है यहाँ पर. जबकि ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में ये तीनों सेल्स इन्वॉल्व थे और वहां पर ये स्कैटर्ड नहीं होते थे, वहां पर ग्रेनुलोमा की फॉर्मेशन होती थी. लेकिन नॉन ग्रेनुलोमेटस में ये तीनों सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, ये टिश्यू में स्कैटर्ड होते हैं और ग्रेनुलोमा नहीं बनाता है. देखो नाम से पता चलता है. अगर मैं इसको दोबारा दूसरे पहले वाले स्लाइड की तरफ आपको ले जाऊं, देखो नाम से पता चल जाता है नॉन ग्रेनुलोमेटस मतलब क्या है कि इसमें ग्रेनुलोमा की फॉर्मेशन नहीं होगी. नॉन ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन. और पहले वाले का क्या नाम था? जो पहला टाइप है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का, उसको ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं. क्यों? क्योंकि वहां पर ग्रेनुलोमा की फॉर्मेशन होती थी. लेकिन इस टाइप में चूंकि ग्रेनुलोमा की फॉर्मेशन नहीं होती है, इसलिए इसको ये नाम दिया गया है नॉन ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन. So again I repeat this slide. Characteristic features: this type of chronic inflammation is characterized by the accumulation of sensitized lymphocytes, plasma cells and macrophages in the injured area. These cells are scattered throughout the tissue and do not form granuloma. Scattered tissue necrosis and fibrosis are common. और इसमें फिर क्या होता है कि चूंकि इसमें ये तीनों सेल स्कैटर्ड होते हैं इंजर्ड एरिया पर, तो स्कैटर्ड टिश्यू नेक्रोसिस इसमें होता है और फिब्रोसिस जो कि फिर नॉन ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में कॉमन होता है. टिश्यू नेक्रोसिस, तो नेक्रोसिस चैप्टर हमने पढ़ा है कि टिश्यू सेल्स डेथ होती है. फिब्रोसिस जो कि फिर जो पैथोलॉजिकल वाउंड हीलिंग होती है, तो ये दोनों फिर इसमें कॉमन होते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं. काजेस हम पढ़ेंगे नॉन ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के. हम काजेस पढ़ेंगे. तो पहला काज क्या है? क्रोनिक वायरल इंफेक्शन. अगर वायरल इंफेक्शन हो और क्रोनिक वायरल इंफेक्शन हो तो नॉन ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन अकर होता है. फॉर एग्जांपल, अब इसका एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस. ठीक है. दूसरा क्या काज हो सकता है? क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज हो सकता है, यानी ऑटो इम्यून डिजीज हो सकता है और वो भी क्रोनिक. तो इस केस में भी नॉन ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन अकर होता है. फॉर एग्जांपल, पहला जो एग्जांपल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यानी जो जॉइंट डिजीज है, ठीक है ना, जिसमें जॉइंट पेन होता है. ठीक है. रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको कहते हैं, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है. फॉर एग्जांपल क्रोनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस. अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है? ये एक इन्फ्लेमेशन है या इन्फ्लेमेशन है कोलन और रेक्टम का. ठीक है. इसको कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस, द इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलन एंड रेक्टम, जिसमें क्या होता है कि एब्डोमिनल पेन होता है, डायरिया होता है. ठीक है ना. मोस्टली वेट लॉस होता है, फीवर भी होता है, एनीमिया भी होता है क्योंकि इसमें ब्लीडिंग होती है. ठीक है. सो इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन होती है और अल्सर्स फॉर्मेशन होती है एट द साइट ऑफ कोलन एंड रेक्टम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, और इस डिजीज को कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस. इसमें अमूमन ब्लीडिंग होती है. ठीक है ना. तो इसी वजह से एनीमिया भी अकर होता है और वेट लॉस भी अकर होता है. एब्डोमिनल पेन भी इसमें होता है और डायरिया भी इसमें होता है. तो इसको कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस. सो क्रोनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस जो कि है, ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है और इसमें नॉन ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो कि वो इन्वॉल्व होता है. हाशिमोटो ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस. अच्छा, ये एक डिजीज है थायराइड ग्लैंड का, जिसको कहते हैं हाशिमोटोस ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस, जिसमें थायराइड ग्लैंड क्या होता है कि इनलार्ज हो जाता है और फिर थायराइड ग्लैंड की जो कि है डिस्ट्रक्शन होती है. इसमें स्लोली और ग्रेजुअली थायराइड ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन होती है. ठीक है. तो इसको कहते हैं हाशिमोटोस ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस. तो ये तीनों किस्म के जो डिजीजेस है, जो इन्फ्लेमेशंस है वगैरह, ये नॉन ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं. थर्ड कौन सा काज हो सकता है नॉन ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का? वो है क्रोनिक केमिकल इंटॉक्सिकेशन. कुछ केमिकल्स की वजह से हमारे बॉडी में जो इंजरी होती है
केमिकल्स की वजह से, तो उसमें भी नॉन ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन अकर हो सकता है। फॉर एग्जांपल अल्कोहलिक पैंक्रियाटाइटिस, यानी जब इन्फ्लेमेशन ऑफ पैंक्रियाज ड्यू टू अल्कोहल इनटेक, तो इस वजह से भी नॉन ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन अकर होता है। या फॉर एग्जांपल अल्कोहलिक लिवर डिजीज, अल्कोहल की वजह से जो लिवर डिजीज अकर होती है। अच्छा, फोर्थ नंबर है एलर्जिक इन्फ्लेमेशन। कुछ इस तरह के इन्फ्लेमेशन है जो एलर्जी की वजह से होती है, एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से होती है। फॉर एग्जांपल एटोपिक डर्मेटाइटिस, ये जो एटोपिक डर्मेटाइटिस है इसको एक्जिमा भी कहते हैं, जिसमें हमारा स्किन जो कि रेड हो जाता है और एची हो जाता है, ठीक है ना, खारिश वगैरह करता है और रेड हो जाता है स्किन, तो इसको कहते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस, इसको एक्जिमा भी कहते हैं। चिल्ड्रन में बहुत ज्यादा कॉमन है लेकिन एडल्ट में भी होता है एटोपिक डर्मेटाइटिस। तो ये एक एलर्जिक इन्फ्लेमेशन है। एलर्जिक नेजल पोलिप्स, नेजल पोलिप्स क्या है कि हमारे नोज के अंदर जो कि है एक एपिथेलियम पर एक ग्रोथ सा बन जाता है, ग्रोथ होती है, ठीक है ना, जिसको नेजल पोलिप्स कहते हैं, जिसको सर्जिकल के थ्रू या अदर ट्रीटमेंट्स के थ्रू जो कि उसको रिमूव किया जाता है, नेजल पोलिप्स इसको कहते हैं। जो अंदर जो नोज के अंदर जो ग्रोथ होती है, ठीक है, जो नेजल पाथवे है जिसके जरिए से एयर एंटर हो जाता है, अंदर जाता है, तो वहां पर कुछ ग्रोथ होती है, तो इसको कहते हैं नेजल पोलिप्स इसको कहते हैं। और ये एलर्जिक होता है, इसलिए वजह से इसको एलर्जिक नेजल पोलिप्स कहते हैं। तीसरा है ब्रांकियल एस्थमा, यानी ब्रांकियल जो एस्थमा होता है, ठीक है, तो इसमें भी ये जो एलर्जिक इन्फ्लेमेशन है ये कुछ इस तरह के इन्फ्लेमेशन है जिसमें नॉन ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन अकर होता है। रिजल्ट्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की क्या रहे, अब काजेस हमने पढ़े, 2-3-4 काजेस हमने पढ़े, अब रिजल्ट्स पढ़ते हैं कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के कौन से रिजल्ट्स हो सकते हैं। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन सर्व्स टू कंटेन एंड रिमूव एन injurious agents that is not easily eradicated by the body, यानी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से और एक ऐसा इंजूरियस एजेंट जो कि है वो रिमूव हो जाता है, जो बाकी जो कि है बॉडी जो कि है उसको इजीली रिमूव नहीं कर सकता है, तो वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के जरिए से आसानी से रिमूव हो जाता है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इज ऑफन एसोसिएटेड विद टिश्यू डैमेज, लेकिन ये एक बात आप भी याद रखें कि एक तरफ तो ये हमारे लिए कुछ फायदेमंदी है क्योंकि ये एक ऐसे इंजुरियस एजेंट को रिमूव कर सकता है जो बॉडी उसको आसानी से रिमूव नहीं कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये हमारी बॉडी में कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी है इसके नॉन ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के, और ये हमारे टिश्यू को डैमेज भी कर सकता है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इज ऑफन एसोसिएटेड विद टिश्यू डैमेज एंड इम्प्लाइज सीरियस क्लिनिकल इलनेस, यानी कुछ बहुत सीरियस क्लिनिकल इलनेस जो कि ये पैदा करते हैं। फॉर एग्जांपल लिवर फेलियर इन क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस, लिवर फेलियर काज करता है, ठीक है। अच्छा, फिब्रोसिस, एक तो ये हो गया हमारे साथ इसके ये इसका एक एडवांटेज आ गया कि इसके जरिए से कुछ इस तरह के इंजुरियस एजेंट्स आसानी से रिमूव हो सकते हैं जो बॉडी इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये इसका जो कि हार्मफुल इफेक्ट आ गया कि हमारे कुछ बॉडी टिश्यूज को डैमेज कर सकता है। फॉर एग्जांपल इसमें हमने एक एग्जांपल पढ़ा लिवर फेलियर इन केस ऑफ क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस। अब दूसरा जो मोस्टली जो इसका साइड इफेक्ट है, जो हार्मफुल इफेक्ट है, वो है फिब्रोसिस। फिब्रोसिस क्या है, देखो हमारी बॉडी में जब भी कोई इंजरी होती है तो उसकी हीलिंग होती है और इसको कहते हैं वाउंड हीलिंग, इसको कहते हैं, ठीक है। फिब्रोसिस भी इसी तरह एक किस्म का वाउंड हीलिंग है, लेकिन याद रखिए कि ये पैथोलॉजिकल है, ठीक है ना, ये पैथोलॉजिकल वाउंड हीलिंग है। और इसमें क्या होता है कि कुछ कनेक्टिव टिश्यू जो कि है वो जो नॉर्मल पेरेन्काइमल सेल्स जहां पर इंजरी हुई है तो वहां पर कुछ पेरेन्काइमल सेल्स होते हैं, नॉर्मल पेरेन्काइमल सेल्स होते हैं, वो भी डैमेज हो जाते हैं, तो उसी पेरेन्काइमल सेल्स को जो कि फिर रिप्लेस करते हैं कुछ कनेक्टिव टिश्यूज। तो जाहिर बात है कि वो ये जो कनेक्टिव टिश्यू जो उसने रिप्लेस किया पेरेन्काइमल सेल्स को, तो उसी तरह फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट टिश्यू जो कि है वो एबनॉर्मल हो जाएगा और वो जो ऑर्गन होता है वो अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं फिब्रोसिस। इन शॉर्ट फिब्रोसिस इज अ पैथोलॉजिकल वाउंड हीलिंग।
तो ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में होता है। फिब्रोसिस इज अ मोर सीरियस साइड इफेक्ट, और याद रखिए कि ये बहुत ज्यादा सीरियस साइड इफेक्ट है ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का। ठीक है, अगर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की साइड इफेक्ट्स की हम बात करेंगे तो इसमें जो मोर सीरियस साइड इफेक्ट्स है तो वो क्या है? फिब्रोसिस। तो ये आपके ज़हन में अपने ज़हन में ये याद रखनी चाहिए। ठीक है, इफ इट अकर्स टू एन एक्सटेंसिव डिग्री, और जब ये बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव डिग्री तक ये अकर होता है, सच एज फिब्रोसिस ऑफ पेरिकार्डियल सेक। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ पेरिकार्डियल सेक, अगर ये पेरिकार्डियल सेक में अकर होता है इन क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस, जिस तरह पेरिकार्डाइटिस है जिसमें क्या होता है कि जो पेरिकार्डियल सेक होता है उसमें ये इन्फ्लेमेशन होता है, और फिर इसके बाद यहाँ पर जब फिब्रोसिस होती है, फिब्रोसिस पेरिकार्डाइटिस केस में जब पेरिकार्डियल से की फिब्रोसिस होती है, इट में रिस्ट्रिक्ट कार्डियक फेलिंग। तो ये कार्डियक फेलिंग जो कि इसमें रिस्ट्रिक्शन काज करेगा, यानी कार्डियक फेलिंग नहीं होगा, एंड काजेस हार्ट फेलियर, और ये हार्ट फेलियर भी काज करता है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि जो नॉर्मल सेल्स थे पेरिकार्डियम के, तो उसको रिप्लेस किया दूसरे कनेक्टिव टिश्यूज ने, और वो टिश्यूज जो के वो सेल जो के अब उसी तरह फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, तो एज अ रिजल्ट हार्ट का फंक्शन जो के ये डिस्टर्ब हो जाएगा और हार्ट फेलियर भी अकर हो सकता है। ये कि बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पर मैंने दिया है आप लोगों को फिब्रोसिस का। तो फिब्रोसिस याद रखें कि ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का एक बहुत सीरियस साइड इफेक्ट है। ठीक है, इसी तरह अगर हार्ट केस के अलावा दूसरा एग्जांपल हम देना चाहते हैं तो फिर पल्मोनरी फिब्रोसिस है लंग्स में। तो अगर लंग्स में पल्मोनरी फिब्रोसिस अगर होता है, सो इट मे कॉज रेस्पिरेटरी फेलियर। तो ये रेस्पिरेटरी फेलियर कॉज कर सकता है। और ये क्या होता है, ये अभी जो कोरोना चल रहा है, तो इसमें कोरोना की वजह से लंग्स जो के है इतना ज्यादा इफेक्ट हो जाता है, ठीक है ना, लंग्स के इतना इन्फ्लेमेशन अकर होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन अकर होता है कि उसमें फिर पल्मोनरी फिब्रोसिस के चांसेस ज्यादा होते हैं, और इसी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर अकर होता है और लंग्स इफेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से डेथ अकर हो सकता है। तो पल्मोनरी फिब्रोसिस क्या होता है कि जब लंग्स में इस तरह के इन्फेक्शन जो के हैं, फॉर एग्जाम्पल न्यूमोनिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, इस तरह की सीरियस इन्फेक्शंस की वजह से, कोरोनल इन्फेक्शन की वजह से जब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और स्टार्ट हो जाता है, तो इसके रिजल्ट में पल्मोनरी फिब्रोसिस हो सकता है और इसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। तो ये हार्ट में एग्जांपल हो गया और ये लंग्स में। तो फिब्रोसिस याद रखें कि ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का एक बहुत सीरियस साइड इफेक्ट है। एक तरफ तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के एडवांटेजेस हैं कि ये ऐसे इंजूरियस एजेंट्स को भी किल कर सकता है जो बॉडी आसानी से इसको खत्म या रिमूव नहीं कर सकता है। तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो कि ये इसके बहुत बड़ा एडवांटेज है, लेकिन इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स है वो भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए, जिसके एग्जांपल्स, इसका एक एग्जांपल क्या है, फिब्रोसिस है। ठीक है, सो काजेस हमने पढ़े और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के हमने पढ़े। सो ये आज का नॉन ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का दूसरा टाइप था। और थैंक यू स्टूडेंट्स। तो इसके साथ ही हमारा जो इन्फ्लेमेशन का चैप्टर है वो खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह हम फिर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।